हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहां तक किसी कोई डाउट है? क्लियर है? कोई शंका, कोई दुविधा यहां तक कोई पूछना है किसी बच्चे ने? नीत बेटा, मॉर्निंग से ठीक हूं, अब तभी ठीक है ना मॉर्निंग से। बाकी तुम्हें पढ़ा पढ़ा के ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल सिर्फ मॉर्निंग क्लास रहेगी, नाइट में क्लास ऑफ रखेंगे अपने पास, ठीक है? ओके, सॉरी मॉर्निंग नहीं रहेगी, नाइट में क्लास रखेंगे। उल्टा बोल रहा है सर? हाँ सर, किसी ने कुछ नहीं पूछना। चलो आओ। ओके, सर कल नाइट में या नो डाउट। मॉर्निंग में? आवाज आ रही है क्या आपको? नाइट में बेटा? नाइट में लेंगे क्लास। हाँ मॉर्निंग नहीं है, हाँ, ठीक है फिर मॉर्निंग ठीक है। छुट्टी रहेगी, मॉर्निंग ऑफ रखेंगे। हाँ, क्या कुछ पूछना है किसी ने? आकांक्षा, आपने कुछ बोला बेटा? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, बोलो। सर मुझे ना ये सिक्योरिटीज डील्ड इन स्टॉक एक्सचेंज आपने बताया था, उसका पॉइंट नंबर डी बता हाँ, दीजिए एक बार। क्या उसमें डाउट? बता क्या डाउट है, टेल मी। सर वो पॉइंट नंबर डी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको मतलब याद नहीं आ रहा आपने क्या बताया था उसमें। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर या सर सेक्शन पनिशमेंट? 40, सेक्शन 40 था सर, वो उसके पहले वाला था। नहीं, सेक्शन 40 वाले पार्ट में कौन सा पार्ट पूछना है? मतलब पनिशमेंट वाला पार्ट पूछना है आकांक्षा, या डिस्क्लोजर वाला पार्ट पूछना है? पूरा डी पॉइंट ही है सर। ओके, आकांक्षा उसमें पनिशमेंट का पॉइंट था ना बेटा, या वो जो आपने बोला था कि बाइंड नहीं कर सकते वो वाला पॉइंट? बाइंडिंग वाला, बाइंडिंग द एप्लीकेंट अगर कंप्लायंस पूरे नहीं किए तो। एक सेकेंड, सर ये वाला इफ देयर इज ये वाला ना, कंडीशन कंडीशन यही वाला। ओके परपोर्टिंग टू बाइंड द एप्लीकेंट। ओके, आकांक्षा एक बात सुनो ध्यान से बेटा, मैंने इस पे एक एग्जांपल भी लिया था, मैं दोबारा पूछता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन का डी पॉइंट ये था सेक्शन नंबर 40 का, कि अगर मान लीजिए कहते हैं कि सर इफ एनी कंडीशन परपोर्टिंग दैट बाइंड द एप्लीकेंट, इसका मतलब ये होता है बेटा, अब मुझे बता कि आपके सेक्शन 40 के प्रोविजन क्या कहते हैं। आपके सेक्शन 40 के प्रोविजन ये बोलते हैं कि अगर आपको सिक्योरिटी से परमिशन, एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिली, रिमेंबर, या आपने सिक्योरिटीज अलॉट नहीं की, तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अब सोच, रिफंड करने की बजाय आप अगर मान लो कंपनी ने एप्लीकेंट से बात कर ली कि देख भाई तेरा पैसा हम यूज कर रहे हैं, तू किसी को बताना मत, हम तुझ पे कंडीशन लगा रहे हैं, तेरा पैसा हम तेरे को बाद में रिफंड कर देंगे, एग्जांपल के लिए बाद में रिफंड कर देंगे, एग्जांपल दे रहा हूं रैंडम। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई जाती है, इस टाइप की कोई भी कंडीशन लगाई जाती है, तो उस एप्लीकेंट को बाइंड कर रहा है, बाइंड कर रहा है किस लिए? टू वेव ऑफ एनी कंप्लाइंस, जो लीगल कंप्लाइंस में पढ़ के आए हो, प्रोविजन पढ़ के आए हो, इनमें से किसी भी प्रोविजन को फुलफिल ना करने के लिए अगर कंपनी एप्लीकेंट को रोकती है, कंडीशन इंप्लीमेंट करती है, तो प्लीज टेल मी वो कंडीशन वैलिड या वॉइड? आकांक्षा, क्या ऐसी कंडीशन लगाना लॉ अलाउड कर रहा है उसको? तो रिप्लाई ऑब्वियस वॉइड। समझ में आ गया? नॉप नॉप नॉप, एग्जैक्टली समझ में आ गया? यस सर। चलिए तो बेटा आइए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या, हमारा वो पार्ट चल रहा था, पहले प्राइवेट प्लेसमेंट वाले पार्ट को फिनिश कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम प्राइवेट प्लेसमेंट वाले पार्ट को फिनिश कर लेते हैं, फिर हम सर नेक्स्ट टॉपिक। रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? बेटा नया जो रीजनल को एग्जांपल याद कर, नेशनल, रीजनल और स्टेट लेवल। आरडी, आरडी वो होते हैं, देखो इंडिया को 7 जोन में डिवाइड किया गया है बेटा, 7 रीजन में डिवाइड किया है एज पर कंपनी लॉ। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 7 रीजन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, रिमेंबर ये 7 रीजन्स हैं। ओके, इनमें कुछ सिटीज को मिला मिला के बनाया गया है। ओके, तो होता क्या है, एग्जांपल उनको वहां पर डील करने के लिए एक सिंगल अथॉरिटी बनाई हुई है, दैट इज कंप्लायंस अथॉरिटी बेटा। रीजन्स को डील करने के लिए कंप्लायंस अथॉरिटी, रीजनल डायरेक्टर। सर जैसे रीजनल एरिया मैनेजर होता है वैसे ही ना? हाँ बेटा वैसे रीजन, पर इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है? सर जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बताया था उसमें मैंने बुक के क्वेश्चन देखा था, तो उसमें विद इन मतलब विद इन स्टेट में अगर चेंज करें तो उसमें दिखा था कि रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लगेगी। नहीं देख, आरडी की परमिशन, पहले मेरी बात सुन, बता दूं। एक बेटा आपके पास में अमेंडमेंट आया था, सुन लो, आई विल टेल यू द अमेंडमेंट। आकांक्षा ने पूछा कि सर अगर स्टेट में चेंज करते हैं तो वहां पर क्या है? बेटा पहले अमेंडमेंट था, शुरुआत में ये पावर सीजी के पास में थी। अब जो अमेंडेड पार्ट आया, अमेंडमेंट आ चुका है, एज पर दैट अमेंडमेंट द पावर इज नाउ अलॉटेड टू रीजनल डायरेक्टर। सीजी ने वो अप्रूवल की पावर आरडी को ट्रांसफर कर दी है, अगर आप चेंज की बात करते हो।
लेकिन फिर भी आपको नोटिफाई करना पड़ता है आरओसी को। रिमेंबर, याद रहेगी बात। सीजी ने पावर दे दी आरडी को, तो आरडी अमेंडमेंट पार्ट में आ गया। लेकिन आज भी अगर आप लिखो, क्या मेंशन करके आओगे, आपको मेंशन करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी बेटा, विद द अप्रूवल ऑफ आरडी। ओके, तो रीजनल डायरेक्टर तब आएगा ना जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाएंगे। एग्जैक्टली, यस। अमेंडमेंट अगर मान लीजिए अल्ट्रेशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में तो आपने कहीं लिखवाया नहीं, तो हम लोग अप्रूवल ऑफ सीजी लिख के आएंगे ना। नहीं, अब सीजी की Amendment पावर, भी- सीजी लिख के आया हो तो एक अमेंडमेंट पार्ट है, यू कैन ऐड दैट लाइन आल्सो। मैंने ये बात शायद नहीं बोली होगी वहां पे। सीजी ने वो पावर अलॉट कर दिया अब रीजनल डायरेक्टर के पास में, पहले सीजी के पास थी। तो ये पूरा जो आपने लिखवाया था उसको लिखने के बाद लास्ट में एक अमेंडमेंट हाँ, एक नोट बना के डाल दो, द पावर ऑफ अप्रूवल इज नाउ बीइंग अलॉटेड टू आरडी बाय सीजी। एक सेकंड सर। सर विद इन स्टेट के लिए तो फिर आरडी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आरओसी। ओके सर आपने जो लाइन बोली थी वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। मैं लिख देता हूँ ना बेटा, द पावर ऑफ, तो नोट कर लो, नोट बना लो और नोट में लिख लो बेटा। लिखो, द पावर पहले पहले पॉइंट लिखते हैं। तो द ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, registered office clause required the permission, that is approval of CZ, and now this power is allotted, has been allotted, the power has been allotted, ये पावर अलॉट कर दी गई है टू रीजनल डायरेक्टर। क्लियर है? अंजलि अभी कुछ भी नहीं हुआ बेटा, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अभी टॉपिक लिखवाऊंगा मैं। क्या है? ये सब बच्चे बोले अंजलि का वेट करो, ठीक है ओके, अंजलि का वेट करेंगे। सबने सब बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले अंजलि, अंजलि नहीं आई, अंजलि नहीं आई। अंजलि एक पॉइंट था बेटा कि अमेंडमेंट वाले पार्ट के अंदर कि सीजी ने अपनी पावर अलॉट कर दी है किसको, रीजनल डायरेक्टर को, सब जगह पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट्रेशन इस पार्ट में। थैंक यू एवरीवन। ओके, कैन वी स्टार्ट? सर फिर ये वाला जो हमें रीजनल डायरेक्टर वाला लिखना है, तो ये जो प्रोविजन सिखाए अपने उसमें सीजी लिखा रहने दे और लास्ट में नोट डाल दे, तो ऐसे चलेगा? यस, बेटर ऑप्शन है, उससे एटलीस्ट एग्जामिनर को ये इन्फॉर्मेशन लगती है कि बच्चे ने अमेंडमेंट पढ़ रखी है। सर ये लिखना कहाँ है? क्या बेटा? सर ये नोट कहाँ लिखना है? ये नोट है, कहीं भी लिख ले। ये पॉइंट एक्चुअली उसमें था बेटा, हम एमओए के ऑल्ट्रेशन की बात की थी ना हमने पीछे टॉपिक के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वहां पर ये पॉइंट था बेटा। ओके सर। चले भैया आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो, डन डन। तो गाइस हम पढ़ रहे थे प्राइवेट प्लेसमेंट, और प्राइवेट प्लेसमेंट में हम यहां तक लिख चुके थे। आई थिंक कौन सा पॉइंट था ये, डी तक हो चुका था ना, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वाला पार्ट हो गया था। एक पॉइंट रह गया जहां पे लास्ट में था रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, उसका एक पार्ट बचा हुआ है, उसके जस्ट बाद में प्राइवेट प्लेसमेंट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ कांशिया, ये वाला नोट उसके लिए बेटा, यस। चलें आगे आते हैं, तो लीजिए बनाइए बेटा ई हेडिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट की हेडिंग नंबर ई, एंड दैट इज लास्ट हेडिंग बनाते हैं। लिखो, नोट करते हैं इसके अंदर, हेडिंग लिखो प्रोविजन, लिखना चालू करो, लिखो प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ये सारा पार्ट सेक्शन नंबर 42 का ही पार्ट है बेटा। थोड़ा याद करा देता हूं हल्का सा, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और मैं पूछता हूं आप लोगों से कि प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम में, यस बेटा वेरी गुड, हाँ जी, प्राइवेट प्लेसमेंट के पार्ट में कंपनी पैसा यूज नहीं कर पाएगी जब तक वो क्या करेगी, सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट को लेके रिटर्न सबमिट ना कर दी रजिस्ट्रार के पास। अब क्वेश्चन ये है कि वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सबमिट कैसे होता है, फाइल कैसे होता है, उसको लेके कौन से प्रोविजंस हैं। मतलब सिंपल सी बात, अगर कंपनी ने अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर सिक्योरिटीज को अलॉट कर दिया है, प्रोस्पेक्टस की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्राइवेट प्लेसमेंट की बात है। अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज को अलॉट कर दिया है तो अलॉटमेंट के लिए कौन कौन से प्रोविजन है,
तो अलॉटमेंट करने के बाद में एक बहुत मैंडेटरी प्रोविजन है कि अलॉटमेंट करने के बाद में आपको रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा। दिस वाज द प्रोविजन कि अलॉटमेंट किया है तो भैया इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दो। रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रोविजन कौन सा है वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट। तो ई पॉइंट में हम लिख रहे हैं, ई फेज बना दिया हमने इसका। तो प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एग्जामिनर कैन सिंपली आस्क ए क्वेश्चन ऑन द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आल्सो। वो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यस एग्जैक्टली। तो फर्स्ट लिखते हैं कैसे होता है प्रोविजन में। पहला प्रोविजन लिखते हैं ई पार्ट का फर्स्ट वन, अलॉटमेंट की रिटर्न। तो फर्क है, अलॉट आपने सिक्योरिटी अलॉट कर दी, ओके, बट उस सिक्योरिटी अलॉट करने के बाद में उसकी रिटर्न भी सबमिट करनी पड़ेगी आरओसी को। तो कैसे करनी पड़ती है, लिखो विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर अलॉटमेंट करने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर अलॉटमेंट की रिटर्न सबमिट की जाती है और की जानी चाहिए। तो लिखते हैं, नोट करो, लिखो द कंपनी, नोट करो, द कंपनी which raised money from the securities, कैसे देखो, बाय वे ऑफ, तुम्हें पढ़ाता हूं तो एनर्जी अपने आप आ जाती है, पता तुम लोगों को, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। जो पैसा उसने रिसीव किया, कौन सा रिसीव किया होगा, ऑब्वियस, जब आप अलॉटमेंट की रिटर्न भरने की बात करो, इसका मतलब क्या, हाँ भी सच में ऐसा होता है। और ये आज से नहीं है, तब से जब से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूं, तब से ऐसा होता है। चाहे मेरी कितनी ही तबीयत खराब क्यों ना हो, ऑलमोस्ट जैसे स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना तो ऑलमोस्ट वो चीजें एनर्जी वापस आना स्टार्ट हो जाती है मेरे पास। आज कुछ ज्यादा खराब था, इसलिए मेरे को लगा कि नहीं आज तो नहीं हो पाएगी क्लास, इसलिए मैंने क्लास लिया नहीं मॉर्निंग। अतुलित से बटर लिया था, बताओ हद हो गया कांचा। तो लिखो गाइस, क्या बोला, कंपनी जिसने पैसा रेज किया, कहां से रेज किया, सिक्योरिटी से। अब कॉमन सी बात है, पैसा कौन सा आया होगा, एप्लीकेशन मनी। तो क्या होगा, लिखो द कंपनी, नोट करो, द कंपनी शैल फाइल, फाइल बोले तो सबमिट को बोलते हैं बेटा, फाइल। हाँ बोल बेटा। सर यहाँ पे तो जब हम लोग अलॉटमेंट का रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भरे तो यहाँ तो अलॉटमेंट में नहीं आई होगी ना। सुन मेरी बात सुन, इनिशियली फंड कौन सा आया बेटा, देख मेरी बात सुन, ये सिक्योरिटी आपके पास है, प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट नहीं है अतुलित, समझ, प्राइवेट प्लेसमेंट। अतुलित प्राइवेट प्लेसमेंट में वो सारा पैसा एक बार में नहीं पे करते बेटा। सर तो मतलब बाइफरगेट करते होंगे ना, हाँ बाइफरगेट करते, दो पार्ट में, में। कॉल्स वगैरह नहीं होती यहाँ पे, अच्छा, समझ में आ गया। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वगैरह पार्ट नहीं होता बेटा, पहला पार्ट आ गया एप्लीकेशन में, उसका इकट्ठा पैसा बाकी आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। एप्लीकेशन नीत कह रहा है इंटर स्टूडेंट्स, नीत क्या लिख रहा है, इंटर स्टूडेंट्स इज द सीक्रेट ऑफ नितिन सर एनर्जी। हाँ बेटा नीत, यस सर। आफ्टर के बाद क्या लिखा है, आफ्टर के बाद मैंने क्या लिखा है, चल फाइल, आफ्टर कहाँ लिखा है बेटा, ऑफर लिखा है बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। ऑफर है। अरे पूरा नाम याद कर उसका, हाँ नहीं तो अंजलि, अंजलि अंजलि अंजलि, है ना। क्लियर हुआ, वर्ड क्या है, पूरा वर्ड क्या था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, रिमेंबर। तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो पैसा आया, शैल फाइल द रिपोर्ट, शैल फाइल द रिटर्न, रिटर्न किसकी, ऑफ अलॉटमेंट टू द रजिस्ट्रार या विद द रजिस्ट्रार। और तो एक बात और सुनना बेटा ध्यान से, यहाँ पे पॉसिबली है कि हो भी सकता है, देखो ध्यान से लिसन टू मी, एप्लीकेशन मनी तो आ ही चुका होगा काफी बार, अगर मान लो अलॉटमेंट कर दिया और वहां से भी पैसा कलेक्ट कर लिया तो इस बात की रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है, मे बी और मे नोट, दोनों वर्ड हो सकते हैं वहां पे। ओके, तो अलॉटमेंट, एप्लीकेशन तो पक्का आ ही चुका है, तो श्योर हो गया यहाँ से। अलॉटमेंट का पैसा आ भी गया या नहीं भी आया, दोनों केस के अंदर आप जब अलॉटमेंट करने की बातें कर रहे हो उस टाइम पर अलॉटमेंट की रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास में। कैसे लिखो, विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न, अलॉटमेंट की रिटर्न सबमिट हो जानी चाहिए। यह है आपका पहला प्रोविजन।
क्लियर हो गया? डन है? डन डन डन। अच्छा, मेरा प्रश्न आप लोगों से है, प्लीज टेल मी बताना, अगर उसने अलॉटमेंट, अगर कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद भी रिटर्न सबमिट नहीं की, दैट मींस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विद इन स्पेसिफाइड पीरियड दैट इज 15 डेज सबमिट नहीं किया, तो क्या कंपनी पैसा यूटिलाइज कर पाएगी? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? नहीं 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 कर पाएगी। वेरी वेरी गुड। तो लिखो वेरी गुड, नहीं नहीं लिखो। इफ द कंपनी have not filed, or we can say submit, not filed or submitted the return of allotment, देखो the company allotment कितने दिन में? within specified period, अगर नहीं किया तो लिखो द कंपनी इज नॉट अलाउड, कंपनी को मना कर दिया भाई साफ साफ, लो नहीं, द कंपनी इज नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द मनी। बोली पैसे को हाथ भी मत लगा देना, ना ना ना। रिटर्न सबमिट किया? बोले नहीं, तो नॉट अलाउड टू यूटिलाइज दी मनी, वो पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकती, उसे साफ साफ मना किया है। अच्छा बताना, अगर यूज कर लिया तो कॉन्ट्रावेंशन नहीं कहलाएगा क्या? टेल मी। विदाउट सबमिटिंग कहलाएगा ना? यस एग्जैक्टली, समझ में आ गया? वेरी गुड। एक करोड़ तक की पनिशमेंट इसी क्या बेटा अतुलित? तो फाइन आएगा 1 करोड़ तक का परमिशन इसी में है ना, पनिशमेंट इसी में है ना? 1 हाँ करोड़ अभी तक का। आएगी 1000 रुपीज से लेके 25 लाख रुपए तक। और उससे पहले एक प्रोविजन और आएगा कि अगर आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं किया और टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, तब भी आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। चलें? डन 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 डन। ओके, नेक्स्ट पे आओ, इसी में लिखो। तो ये तो हो गया भैया, अलॉटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी, रिटर्न देनी पड़ेगी, नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा? आप पैसा यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात आगे लिखो, इफ after the expiry of because stipulated time period, क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बताओ? फाउंडेशन में सीख के आए आप लोग। स्टिपुलेटेड का मीनिंग क्या होता है? दो में, इफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, अतुलित कह रहा है इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड को बोलते हैं बेटा। स्टिपुलेशन वर्ड मीन्स नो बेटा, स्टिपुलेशन मीन्स रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट वर्ड को बोलते हैं। यस यस, प्रेस्क्राइब्ड, यस नाइस। तो बोला इफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, लिखो इफ कंपनी, मतलब 15 दिन भी निकाल दिए उसने, तब क्या करेगी? इफ कंपनी फेल्ड टू सबमिट द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अगर कंपनी तब भी अलॉटमेंट का रिटर्न नहीं भर पाई या फेल हो गई, तो क्या पैसा रखे, क्या अपने पास पैसा रखे रखेगी? इज इट सो? कि पैसा मेरा है ऐसा सोच लेगी? इज इट सो? नो नो नो, क्या करेगी? वापस देना पड़ेगा। वेरी गुड, लिखो नाइस। तो लिखो द कंपनी shall refund the amount, the company shall refund the amount, देखो विदिन कितने दिनों के अंदर? विदिन 30 डेज, 30 दिनों में उसे वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो भैया लो है, करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। अगर आपने तब भी नहीं किया तो, और टाइम एक्सपायर हो गया, तो पैसा वापस करो, ना यूज कर पाओगे, और यूज भी नहीं किया तो वापस भी करना पड़ेगा। उसके बाद में अब मुझे बताओ, अगर कंपनी नहीं मानी तो, और यूज कर लिया तो? सर बोल बेटा अतुलित। सर मान लीजिए ये जैसे 30 दिन दिया गया है, मान लीजिए 15 दिन फेल हो गया, लेकिन मैं 16वें दिन अगर ये कर लूं तो ये एक्सेप्टेबल है? हाँ समझ बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ अतुलित, पॉइंट समझ। 15 दिन का टाइम रिटर्न करने के लिए दिया था उसने, 15 दिन खत्म होने के बाद 30 दिन चालू होंगे। तो मैंने उस 30 दिन के अंदर में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट करना चाहिए, नहीं हो पाएगा, नो।
हाँ, ये 30 डेज पैसा वापस करने के लिए बेटा, ठीक सर। समझ गया। आज क्या पेनल्टी, अगर सर डेज याद ना आए तो आंसर में प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, हाँ लिख सकते हो आकांक्षा, यस बेटा आकांक्षा, वही तो मैंने शुरू में गुरु मंत्र दिया था। पहली बात याद रखेंगे, अगर बाई चांस डेज याद ना आए तो गलत मत लिख के आना, यू कैन यूज दी वर्ड, आप अपने पास वर्ड यूज कर लेना, प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड। और कहीं पे अगर अमेंडमेंट याद ना आए तो यू कैन यूज दी वर्ड इन परसुएंस ऑफ लॉ। क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा, कहीं पे कोई अमेंडमेंट याद ना आए तो यू कैन यूज दी वर्ड इन परसुएशन ऑफ लॉ। लॉ का जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो भी अमेंडमेंट आए हम सबके बारे में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छा है, यू कैन यूज सच वर्ड्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कह रहा है इसका मतलब याद ही करने की रिक्वायरमेंट नहीं, नहीं बेटा ना, काम आएगा ना, सोच तू इसको आपने, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हमारे एग्जाम के लिए खाली है, आप इसको यूं क्यों नहीं सोच रहे, कल को मान लो प्रैक्टिकल कंडीशन में फंसोगे या तुम बुक खोलने बैठोगे वहां पे अपनी, हम बताएंगे कितने दिन में वापस होता है, तुम्हारे क्लाइंट ने तुमसे इंस्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया कितने दिन के अंदर, क्या बोलोगे सर प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, इज इट सो। हाँ बाई चांस का चलेगा अनुतेज, लेकिन उसने बोला इसका मतलब तो याद ही नहीं, लिखना ही नहीं है। तुम्हारे क्लाइंट एग्जांपल, तुम्हारे क्लाइंट ने पूछा सर 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 कितने दिन के अंदर, यू विल से प्रेस्क्राइब टाइम, वो कह रहा वही तो पूछ रहा हूँ कितना टाइम पीरियड है, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड। अमेंडमेंट क्या, इन परसुएशन ऑफ लॉ, ये आंसर थोड़ी दोगे हमेशा तुम लोग, हाँ नहीं तो बताओ। तो नॉट फॉर एग्जामिनेशन ओनली, हमें इसको प्रैक्टिकली भी याद रखना है। हाँ वो एक्सेप्शनल केस बोल दिया मैंने कि याद ना आए, यू कैन यूज सच वर्ड्स एग्जाम के पॉइंट से, नॉट इन प्रैक्टिकल लाइफ। हाँ हंस रहे हैं, बताओ, हाँ सारे के साथ आगे आओ। तो गाइस आप बताओ मुझे, अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तब क्या होगा, आपने बोला पेनल्टी लगेगी, बेटा वर्ड सुनना ध्यान से, आई थिंक किसने बोला था पेनल्टी वर्ड, किसने यूज किया था, पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी, क्लाइंट्स भाग जाएंगे, नो धंधा, वेरी गुड नीति, एग्जैक्टली वही होगा, हाँ नहीं तो टेल मी। बेटा पेनल्टी वर्ड डिफरेंट होता है, याद रखना। आकांक्षा मैंने बोला था, आकांक्षा पेनल्टी वर्ड पेनलाइज करना, रिमेंबर आपके क्रिमिनल पार्ट में आ जाता है बेटा, ठीक है। मैंने तो फाइन बोला था। अच्छा फाइन बोला था, ओके ओके आकांक्षा, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसने बोला था, ठीक है। फाइन लगाएंगे, एक फाइन फिक्स कर दिया गया, ओके चलो लिखते हैं। हालांकि हम वो भी पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 34 और आपके 447 पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। सर फाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस है? एक मिनट सुन ध्यान से, डिफरेंस का पार्टी में दो वर्ड बोल रहा हूँ। नॉर्मली जब आप फाइन लगाया जाता है आपने किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, ठीक है। पेनल्टी वर्ड जो होता है ना, पेनल्टी वर्ड में एडिशंस होते हैं बेटा, कोर्ट का ऑर्डर अप्रूवल आ जाता है उसके अंदर, समझ क्या बोल रहा हूँ, कोर्ट विल इम्पोज पेनल्टी ऑन यू, वो पहले से प्रीफिक्स नहीं होती, फाइन प्रीफिक्स कर दिया गया, तो समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, विच इज प्रीफिक्स दैट इज कॉल्ड फाइन, प्रीफिक्स नहीं था बाद में डिसाइड किया इंप्लीमेंट किया पेनल्टी। सर तो कोर्ट से जितने भी जजमेंट पास होते हैं वो सारे पेनल्टी होते हैं, हाँ होते हैं, आप पे और इम्पोज जो करते चालान हम हैं, लोग करते हैं, देखो हमेशा एक जो वर्ड चालान, इसीलिए अतुल इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं, पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन यू, लागू कर दी गई, लगा दी गई आप पर, यस सर। ठीक है। ओके लिखो लाइन, ये बेसिक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड्स हैं खाली, ओके चलो चलते हैं, वेरी गुड क्लियर है सर। लिखो नेक्स्ट, लिखो बेटा, लिखो इफ द कंपनी और एनी ऑफिसर क्या करे, लिखो कॉन्ट्रावेन बना किससे, कॉन्ट्रावेंशन से, कॉन्ट्रावेन द प्रोविजन, कॉन्ट्रावेन द प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अगर इसके प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रावेन द प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, लिखो द ऑफिसर, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है वो थोड़ी कुछ करेगी, द ऑफिसर इन्वॉल्व shall be held liable to pay a fine, फाइन कितना है, liable to pay the fine कितना, लिखो ₹1000 पर डे, जिस दिन से कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू होगा उस दिन से, फ्रॉम डे 1, ₹1000 पर डे,
जब कॉन्ट्रावेंशन चालू हुआ, और बट नॉट एक्सीडिंग इन टोटल ऑफ ₹25 लाख। ये नहीं कि लगाते रहोगे, 25 लाख लिमिट लगा दी, 25 लाख तक मैक्सिमम। और इन तीनों में वर्ड आया विच एवर इज लोअर। इन दोनों में दो भी कब चलेगा? तुमने 20 दिन नहीं किया 20,000 रुपए, लेकिन मैक्स टू मैक्स 25 लाख तक का तुम पे पेनल्टी फाइन लग जाएगा। पेनल्टी बोल रहा हूं मैं अभी, यहाँ तुम पे फाइन लगेगा। और याद रखना, दिस पर्टिकुलर पनिशमेंट इज ओनली फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, नॉट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। याद रहेगा? सर बोल बेटा। सर एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पार्ट याद है, पूछना है, पूछूं? क्या चीज? एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है सर, पूछूं? बोल। सर ये जो पेनल्टियां से ये सेबी को मिलती है ना, पेनल्टी जो भी पेनल्टी लेती है वो सेबी लेता होगा? नहीं बेटा, मेरी बात सुन। मतलब ये कंपनी के अंदर एक बात बता, पूछूं मैं? हाँ, इम्पोज कौन कर रहा है? एनसीएलटी कोर्ट करवा रहा है, ठीक है। एनसीएलटी के ऊपर कौन बैठा है? सेबी। सेबी एक्ट अलग है। मेरी बात सुन, बोलूं मैं? अच्छा। सेबी का रोल प्राइवेट प्लेसमेंट में कहां से आया? पहले तो तू मुझे ये बता, क्या तू प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है, लिस्टिंग करवा रहा है? मिल गया आंसर तेरे को अतुलित? हाँ सर, तो मतलब मेरा क्वेश्चन मेन ये नहीं था मेरा हाँ, कि ये जो भी पेनल्टी या फाइन जो जिसका भी पैसा मिलता है सर, ये किस हेड में, मतलब इन लोग पे, इन पे गवर्नमेंट बेटा, गवर्नमेंट ये सारा गवर्नमेंट का होता है सर। तो इस पे टैक्स नहीं लगता होगा गवर्नमेंट को? किस बात का? गवर्नमेंट के टैक्स पे करेगी। गवर्नमेंट में टैक्स ले रही है, दे रही है? गवर्नमेंट टैक्स नहीं पे करेगी? तो क्या करती है गवर्नमेंट, बताता हूँ। सुना पूरा केस सुन, पूछा था मुझसे। नॉर्मली गवर्नमेंट जो ये टैक्स और ये पेनल्टीज फाइन्स इंपोज करती है, इस पैसे को गवर्नमेंट यूज करती है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिससे कंपनी से जो लोग अफेक्ट हुए, जो जिनको नेगेटिव, जिनको एडवर्स इफेक्ट पहुंचा, जिनको नुकसान हुआ, उनको पे करने में काम आता है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट का एक एडिशनल फंड होता है बेटा, जिसके लिए अगर मान लो एग्जांपल के लिए कंपनीज जो घोटाला करती है, स्कैम करती हैं, अगर मान लो ऐसा नहीं है कि मींस जिस कंपनी का नुकसान हुआ उसी से पे कर दिया। एग्जांपल मैं कहता हूं, मान ले लायबिलिटी पे हो भी गई, और मान लो किसी और कंपनी इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए मिनिस्ट्री के अंडर में पैसा आता है सारा, दिस होल अमाउंट सर पेनल्टी अमाउंट किस बेसिस पर? अंजलि कोई बेस नहीं है बेटा, बहुत सारे बेसिस हैं, एक बेस नहीं है। पेनल्टी तो सिविल प्रोसीजर का पार्ट है ना बेटा, सिविल लॉ में आता है ना, एक बेस नहीं है ना। इसके लिए लाइन बोली जाती है अंजलि, द कोर्ट फील्स फिट, जो कोर्ट को ठीक लगे वो लगाएगी आपके ऊपर। मतलब यही जाना है था कि ये पैसे का होता क्या। हाँ, तो उस पैसे को मेनली या तो कंपनी से अफेक्टेड लोगों को पहुंचाया जाएगा, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट का एक अलग से फंड होता है, रिमेंबर दिस फंड्स में अगर मान लो किसी भी और कंपनी की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा तो उस फंड में से पैसा निकाल लिया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। आंसर गवर्नमेंट अपने पर्सनल में यूज नहीं करती इस फंड को, ध्यान रखना। क्योंकि मिनिस्ट्री कौन सी, गवर्नमेंट, सीजी का मतलब बताना क्या है यहाँ, सीजी का मतलब क्या है? एमसीए। तो ओनली और ओनली किसके? कॉर्पोरेट अफेयर्स से कनेक्टेड लोग, उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज का। फिर क्या है? बोलो। एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा कांक्षा। निधि बोल रही है। हाँ बोल बेटा। सर जैसे आपने इसमें बताया कि फाइन लगता है 1000 पर डे, तो ये कब तक चलता रहेगा जब तक 25 लाख तक पूरे नहीं होते? हाँ नहीं ऐसा नहीं, इसको बोलते हैं टिल द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। यू कैन राइट द वर्ड नॉट एक्सीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? टिल द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज, जब तक आप लोग पैसा वापस नहीं कर देते तब तक। निधि मिल गया आंसर बेटा? सर ओके हाँ बोला कांक्षा। ये जो आपने फाइन वाला बताया, ये फाइन तो लगेगा ना जब कंपनी रिफंड नहीं करती अमाउंट को? एक्जेक्टली यस। नहीं सुन ध्यान से, अलॉटमेंट का रिटर्न नहीं भरा तो पैसा यूज नहीं, रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड नहीं, हाँ एग्जैक्टली रिफंड नहीं किया तब जाके फाइन लगता है बेटा। यस, हालांकि एक प्रोविजन और भी आएगा इसमें कि जो अमाउंट बची उस अमाउंट पे इंटरेस्ट पेमेंट भी देना पड़ता है कंपनी को। आकांक्षा क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं? ये बात तो कॉमन हो ही गई कि रिफंड नहीं किया तो देना पड़ेगा पैसा, आपको पेनल्टी लग जाएगी, सॉरी फाइन लग जाएगा आप पे। और फाइन लगने से क्या होगा? नेक्स्ट लिखवाऊं तो अगर 200 चीज में हो गया और कॉन्ट्रीब्यूशन तब लगेगा। नहीं बेटा, मैक्स टू मैक्स 25 लाख बेटा, मैक्स टू मैक्स 25 लाख। उसके बाद कोर्ट नया एक्शन लेगा। अतुलित
उसके बाद कोर्ट विल मेक अनदर एक्शन, और वो जेल हो सकती है, वो पर्सनल लाइबिलिटी भी हो सकती है। एनसीएलटी बेटा फ्री है, कोर्ट ने लगा लॉ ने कुछ चीजें मेंशन कर दी, उसके बाद भी आप कॉन्ट्रावेंशन करते रहोगे तो भैया द एनसीएलटी विल टेक अनदर एक्शन। थोड़ी देगी आप लोगों को, क्लियर? जब आगे बढ़े, अतुल का क्वेश्चन बाहर से बोला आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, बट आउट ऑफ बॉक्स नहीं था तुम्हारा, सही था क्वेश्चन। चले आगे बढ़े, डन, आगे आओ। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आता है कि भैया इतना ही काफी है क्या? बोल नहीं, कितनी जिद्दी कंपनी है, 25 लाख देने पर भी नहीं सबमिट करती। हाँ आकांक्षा, इसे कंपनियां कर देती है। नेक्स्ट लिखो, देखो इफ द कंपनी, इफ द कॉन्ट्रावेंशन continues, the company shall be held liable to pay the interest, उसे ब्याज देना पड़ सकता है, at prescribed rate। अब मैं यहाँ पे prescribed rate क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली रेट चलता है 15% का भी, लेकिन कभी 12 हो जाता है, कभी 15 हो जाता है। पंद्रह बारह चलता रहता है, ठीक। नॉर्मली क्या होता है, ये जो रेट्स वगैरह होते हैं बेटा, मार्केट का जो प्रीवेलिंग रेट है वो चलता है। अगर रिफंड नहीं किया, मनी यूटिलाइज कर लिया, उसके भी फाइन। हाँ बेटा हर्षिता फाइन है उसके लिए, यस, उसके लिए भी नीचे लिखवाऊंगा, प्रोविजन आएगा अप टू 2 CR, 2 करोड़ रुपए तक लिखवाता हूं, टेंशन मत लो, जो तुम्हारे मन में ख्याल है सब लिखवाने वाला हूं। यहाँ पे मैंने लिखा बेटा एट प्रेस्क्राइब्ड रेट, तुम्हारा वाला वर्ड डाल दिया मैंने। अब प्रेस्क्राइब्ड मेनली अभी क्या चल रहा है, 15% पर एनम, 15% के रेट के ऊपर, डन है? समझ में आया ये वाला पार्ट? डन। अब एक हेडिंग बनाओ इसी के नीचे, इसी पार्ट का हेडिंग है, लिखो कॉन्सिक्वेंस। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस लिखवा रहा हूं मैं, ये लिखवा रहा हूं पूरे सेक्शन 42 का। अगर सेक्शन 42 में किसी भी पार्ट को, किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो भी पनिशमेंट है, तब भी पनिशमेंट है, फाइन है, सॉरी। लिखते कौन सा पनिशमेंट है, लिखो इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, in case of contravention of any provision of section 42, contravention of any provision of section 42, because the company and the officer, कौन से ऑफिसर इन्वॉल्व, सारे नहीं होता, जो इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व shall be held liable to pay। क्या पे करना पड़ता है? पहली बात तो जो भैया जो पैसे तुमने यूटिलाइज कर लिया, तो लिखो पे द अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। या तो नॉर्मल केस में छूटना है तो भैया जितना पैसा रिसीव किया था वो प्राइवेट प्लेसमेंट वाला सारा पैसा वापस कर दो, या फिर और ₹2 करोड़ 2 CR, और नीचे लिखो विच एवर इज लोअर। लो बेटा खत्म हो गया ये पार्ट, सेक्शन 42 इज ओवर। समझ में आया? सेक्शन 42 इज ओवर। क्लियर है? एक सेक्शन और कर लेते हैं अभी, डन है पार्ट। नेक्स्ट क्लास में 2-3 हाँ खत्म हो जाएगा। चलो ऑल क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड। नीत, आकांक्षा, अंजलि, अतुलित, अनुतेज, देवम, दोहेश्वरी, ईशा। बेटा आज ईशा शांत क्यों है? ईशा क्या हुआ बेटा, तुम क्यों शांत हो? निधि, प्रतीक्षा, रिया, रोबर्टो, शिवम। सेकेंड में प्रेस्क्राइब्ड रेट के बाद कहाँ? अच्छा शांत नहीं हूं, ओके। हाँ मैं वही बोला, ईशा एक बार तो लगा ईशा आई नहीं आज।
यस सर क्लियर हर्षिता ओके डन 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 चले आगे बढ़े गाइस एक प्रोविजन और लिख लेते हैं एक छोटू सा प्रोविजन है हाँ बस सुन रही थी ओके एक छोटू सा प्रोविजन और है वो लिख लेते हैं ठीक है तो सेक्शन 42 इज ओवर नाउ ठीक है प्राइवेट प्लेसमेंट के हर एक पार्ट को देखो हमने इसको पूरे पार्ट को डिवाइड कर दिया ए बी सी डी ई पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सेपरेट पार्ट को याद रखना अगर आपसे पूरा पूछा गया कंप्लीट लिख दो पूरा नहीं पूछ रहा कोई प्रोविजन पूछ रहा है तो सीधा उसका आंसर आपको मिल जाएगा इजीली ठीक है अलॉटमेंट की बात करें तो ये पेमेंट की बात करें पिछला प्रोविजन रिमेंबर ऐसे कर सकते हो इसको और ऐसे ही करना है चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ एक न्यू हेडिंग ऑफ ए न्यू टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है लास्ट पेज दिखाइए ना, क्या बेटा लास्ट स्लाइड दिखाइए ना, देख ले बस एक चले भैया भैया चले चलिए हाँ सर चलिए। ओके नहीं हंसी चलो हेडिंग लिखो बेटा सेक्शन नंबर 27 लिख रहे हैं हेडिंग बनाओ वेरिएशन छोटू सा पार्ट है इजी पार्ट है तो वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस बेटा इसका प्राइवेट प्लेसमेंट से कनेक्टेड कोई पार्ट नहीं है और ये बात तो आपको इसका नाम देखते समझ में आ रहा है प्रोस्पेक्टस कहां पर काम आता है पब्लिक इशू याद आ गया पता है ना ऑब्वियस Public पब्लिक offer. इशू में रिमेंबर तो भैया बात टॉपिक का नाम क्या है सेक्शन नंबर 27 लिखो ऑब्वियस चीज है यहां बात हो रही है कि भाई एक बात बताओ सुनना ध्यान से प्रोस्पेक्टस में कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं ऑब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट बोलते हैं पर्पस जिस पर्पस के लिए आप इशू कर रहे हो जो पैसा कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो रिमेंबर जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो फंड्स के लिए बताते हो कि मैं सिक्योरिटी इसलिए इशू कर रहा हूं क्योंकि आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है रिमेंबर कंपनी को तो बोला अगर उसमें वेरिएशन की बात आ रही है अगर आप कह रहे हो कि भैया किसी तरह का चेंज कंपनी करना चाहती है तो मुझे बताओ कि कंपनी प्रोस्पेक्टस में चेंज कर सकती है हाँ या ना टेल मी कंपनी प्रोस्पेक्टस में चेंज कर सकती है हाँ 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 कह रहे हैं हाँ अंजलि अनुतेज हर्षिता बोलो ईशा प्रतीक्षा शुभम नीत अतुलित देवम दोहेश्वरी रिया अप्रूवल से कर सकती है निधि अतुलित वेरी गुड सब कह रहे हैं हाँ 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 मैं नहीं बताऊंगा वेरी गुड नीत बहुत बढ़िया ठीक है मैं नहीं तुम मेरी कैसे बोलते हो कहीं और भी बोलते हो नालायक हो ये तो नहीं तुमने किसी को ये तो नहीं बोला नितिन सर ने कहा है कि नहीं है तो बता दो कि मैं नहीं बताऊंगा नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है ऐसा तो कुछ भी नहीं है ओके ये तूने खुद से बातें की है हाथ वगैरह हाँ की है और भाई नितिन तू कैसा है मैं बहुत बढ़िया तू तेरी बता अरे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ ऐसा इजित सो किया है आज खाने में क्या खाएगा जो तू खिलाएगा इजित सो कर किया ट्राई किया कभी ट्राई करना नॉर्मली जब अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना तुम्हें आंसर मिल नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके के यू विल से अरे यार मैं ऐसे टेंशन लेता रहता हूँ देवम ना लायक कह रहे देवम तुझे हम पागल लगते हैं कह रहे अभी तक वो स्टेज नहीं आया है इजित सो मैंने ये नहीं बोला बेटा बाकियों के सामने बातें करो किसी के सामने किसी और के सामने करो घर वाले खुद बोलेंगे हमारा बच्चा लेके जाओ हाँ लोनली बताओ देवम आर यू ओके तुझे प्यार व्यार हुआ था क्या दिल टूट गया तेरा दिल के टुकड़े टुकड़े करके वो चली गई है देवम इजित सो है देवम गाना याद आया तेरे को करेक्ट कर अरे बता सुनो देवम के घर वालों ऐसा बोलूं मैं फिर से बोलूं देवम का दिल टूट चुका है कोई बात नहीं देवम कोई बात नहीं बेटा कोई आएगी नहीं आएगी एक और आएगी फिर धक्का देके जाएगी तेरे को वो तो टेंशन मत ले तू फिर एक और आएगी कोई तो रुकेगी हाँ सबको बता हाँ सबको हम बेटा ढिंडोरा पीट देंगे हर जगह बता देंगे सबको बोल पता मम्मी पापा को भी चल मैं पूछता हूँ मम्मी पापा से ठीक है उसने आईसीआई को प्रपोज किया वह बेटे आईसीआई को प्रपोज किया समझो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी ट्राई एंड ट्राई नेवर क्राई वाह अतुलित अब तो मुझे तुझ पे भी शक होना स्टार्ट हो गया ऐसे से रिप्लाई कर रहे चलो आई स्टार्ट करते हैं मजाक कर रहा हूं ना सुनो ध्यान से तो पॉइंट पे आते हैं वेरिएशन
इन कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने बोला हाँ 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 कर सकते हैं, लेकिन अब जो बोलूं सुनना ध्यान से बेटे, यहां पे दो पार्ट आते हैं। पहली बात तो कंपनी को अलाउ नहीं है, कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में चेंज करे। क्यों? मैं तेरा लाइन नहीं पढ़ रहा बेटा ना, अतुलित की एक्स, मैं किसी को नहीं बोलूंगा शुभम ने लिखा है कि अतुलित की एक्स है, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, ठीक है? ओके, नहीं बताएंगे। सुनो पॉइंट पे आता है, नलायक करे एक्स है बेटा, एक्स वाई कुछ नहीं होता। जिंदगी में सब है काम और पैसा, ना एक्स ना वाई ना जेड, कोई काम नहीं आता। मत पढ़ो इन चक्करों में। तुम्हारा एक्स एंड वाई होना चाहिए तुम्हारी बुक्स। एक्स का मतलब लॉ की बुक, वाई का मतलब अकाउंट की बुक, समझ में आ रहा? जेड का मतलब ये वाली बुक। उनसे मोहब्बत करो, बहुत आगे लेके जाएगी तुमको। हाँ, सब कुछ मोह माया, जिंदगी में सुख किसने पाया है? शुभम, हाँ जी, वेरी गुड। तो वही बोल रहा हूँ, एक्स एंड वाई यही है बेटा, सब कुछ जो है। चलो लिखते, नोट करते हैं इसमें। सर ने सही बोला है बेटा, सर ने सही बोला है। देखो, वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस। गाइस सुनना ध्यान से बात को। तो पॉइंट प्रोविजन नंबर 1 क्या आता है कि नहीं सर आप वेरी नहीं कर सकते। तो लिखते हैं, लिखो द कंपनी, लिखो द कंपनी, लेकिन वेरिएशन करने का राइट भी है। उसका प्रोविजन अलग, एक्सेप्शन बन जाता है वो इसका। नॉर्मली कोई पूछे बोला नहीं है, बट एक्सेप्शनल केस कब कर सकते हो। देखो, कंपनी विच मेक्स पब्लिक ऑफर बाय वे ऑफ इश्यू। कैसे? जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करके पब्लिक ऑफर कर रही है, लिखो नीचे, लिखो द कंपनी कैन नॉट वेरी मतलब चेंज करना, बदलने को बोलते हैं वेरिएशन। द कंपनी कैन नॉट वेरी, नंबर 1, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोस्पेक्टस। वो प्रोस्पेक्टस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके टर्म्स को चेंज नहीं कर सकती, एंड ना ही वो ऑब्जेक्ट को बदल सकती है, ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस, ना ही वो ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। दोनों में से किसी को भी चेंज करने का राइट कंपनी के वो नहीं दिया गया। लेकिन अब यहां मुद्दा आएगा कि वर्ड जो पूरी कहानी बदल देगा। द वर्ड इज अनलेस। लोगों ने ऑप्शन दे दिया कि कब कर सकते हो, कंपनी ने करना है तो रिक्वायरमेंट बन गई कि कब कर सकते हो। नंबर 1 लिखो, नंबर वन पे लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं ए पार्ट। बताओ क्या लगता है? 2 पार्ट हैं, क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? सोचो। अगर शेयर होल्डर अप्रूव कर दे तो? यस, इट मींस रेजोल्यूशन। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली सही हो बेटा। आकांक्षा, रिया, निधि एकदम करेक्ट है बेटा। अदिति, यस, अनुतेज, वेरी गुड, दैट मींस एसआर लिखो। और सर अगर वो वर्नाकुलर लैंग्वेज या इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। नाइस, तो लिखो अनलेस द कंपनी passes as a special resolution the जनरल मीटिंग। कंपनी ने जनरल मीटिंग में पास कर लिया रेजोल्यूशन तो कर सकता है। नो आकांक्षा, नहीं, अप्रूवल नहीं है बेटा यहां पे। ये दूसरा पॉइंट है, यहां पर है द कंपनी, क्या लिखो? डिटेल्स, अनलेस, दूसरा है डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन, डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन फॉर सच वेरिएशन। ऐसे वेरिएशन के लिए जो डिटेल्स हैं कि क्यों कर रहे हो, क्या बदलना, क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, वेरिएशन लिखो, शैल बी पब्लिश्ड। उसको पब्लिश करना पड़ेगा। और पब्लिश के बारे में जानते हो क्या होता है? कहां पे? इन 2 न्यूज़पेपर। कौन कौन से होते हैं? वन इंग्लिश और दूसरा कौन सा याद है? लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर, एग्जैक्टली, याद है? वेरी गुड, सबको याद है। अरे वाह वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो ये 2 तरीके हैं, इस 2 तरीके से आप कंपनी चाहे तो वेरिएशन कर सकती है। तो आपका आंसर हमेशा 2 तरीके से होना चाहिए कि सर नॉर्मली नहीं कर सकती, बट ऑप्शन दिया गया है। क्लियर है? डन 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 डन।
ओके सर इसमें जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन बताया है इसमें ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है जिन्होंने अभी मतलब न्यू प्रोस्पेक्टस सब्सक्राइब करे वाला भी। एक बात बता, पूछूं आकांक्षा, एक बात बता आकांक्षा, जो अभी तक जिन्होंने अभी तक अप्लाई किया है, जिनको हमने शेयर अलॉट किया ही नहीं, वो कैसे हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं बेटा? टेल मी। जिस पर्सन की शादी नहीं, उसे तू क्या बोलेगी मैरिड है? आकांक्षा सर क्या तुझे हंस रहा है बताओ? नहीं ना, वो रहेगा तो बैचलर ही ना। इट मीन जब हमारे उसने हमारे शेयर सब्सक्राइब किए ही नहीं, आप प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले थे, नाउ प्लीज टेल मी क्या होगा? क्या बोलेगी उसको कि नहीं नहीं हमारा ये बंदा अजित सो नहीं ना? सर अगर प्रोस्पेक्टस इशू हुआ और उससे मतलब पैसे आ गए, ठीक है, एप्लीकेशन में नहीं आ गया, अब उस प्रोस्पेक्टस का अगर ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहे कंपनी तो कर सकती है बेटा, एसआर पास करना पड़ेगा। सेम यस, लेकिन वहां same पे तरीका है। अब वहां उस केस में क्या हो जाएगा? जिन लोगों ने अप्लाई किया वो उनको जो इंटीमेशन दिया शेयर जाएगा। होल्डर है यस, उनको इंटीमेशन मिलता है फिर। उनको अपॉर्चुनिटी टू तब तो एग्जिट न्यू भी शेयर दिया होल्डर्स का जाएगा। एक आकांक्षा, क्या अतुल क्या बोल रहा है? आकांक्षा बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? तब तो न्यू शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी चाहिए होगा ना नहीं, अप्रूवल नहीं चाहिए होता, अगर एप्लीकेशन उनका में। इंटीमेशन। नहीं नहीं, अप्रूवल नहीं चाहिए बेटा। आकांक्षा अगेन दो बात, उनको अतुलित आकांक्षा दोनों बात सुनना अपॉर्चुनिटी टू बेटा। एग्जिट दे। सुनो 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 सुनो, टू पॉइंट्स है। जब आप मीटिंग की बात कर रहे हो और आप एसआर पास करने की बात कर रहे हो, वहां पर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही चलेंगे ना भाई। मीटिंग कहां करोगे? क्या मीटिंग में जिन्होंने अप्लाई किया उनको बुलाओगे, या जो ऑलरेडी उनको बुलाओगे? एग्जिस्टिंग उनको बुलाओगे। समझ में आया? तो जब एसआर पास करने की बात, तो कौन से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। लेकिन क्वेश्चन, अगर किसी का एप्लीकेशन मनी आ गया तो वो शेयर होल्डर नहीं बने अभी तक, जब तक आपने शेयर अलॉट नहीं किया। याद रखना, अप्लाई करने वाले जो लोग थे, रिमेंबर, जिन्होंने पैसा सब्सक्राइब कर दिया, उनको सिर्फ इंटीमेशन जाता है, नोटिस। और याद करो, उनके पास दो ऑप्शन जाते हैं, नोटिस जाएगा और उनको ऑप्शन मिलता है, इफ यू वांट टू एग्जिट, तुम वापस अपना लेना चाहते हो पैसा, ले जाओ, अपनी एप्लीकेशन को रिटर्न कर लो। याद करो, पढ़ाया भी था, लिखवाया भी था मैंने। अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट मिलता है हमको। यस, याद आ गया? तो वो उनके Yes, लिए sir. होता है। नए वाला जो एग्जिस्टिंग, उनके लिए क्या है बेटा? वो मीटिंग के पार्टी बनेंगे। क्लियर है? आकांक्षा, अद्वित, अनीत, अंजलि, हमारा Yes, प्यारा sir. देवम, क्लियर है? आकांक्षा, ठीक। अब नोट बनाओ, नोट लिखो इसके अंदर। नोट में 3 बातें और फिर क्लास वाइंड अप कर लेंगे हम। ये सेक्शन खत्म हो जाएगा फिर। और कल हम बात करेंगे बहुत बेहतरीन बात, रात को हम पढ़ेंगे कल सेक्शन 447 पनिशमेंट्स की बातें सीखेंगे। कितने साल तो की कल जेल। क्लास है। कल रात को ले लूं क्लास, यस सर। है ना? हमारी क्लास में हमारी 2 क्लास तबीयत मिस, ठीक रहे तो, हमारी क्लास, हाँ क्या कह रहा है? आपकी तबीयत ठीक रहे तो। नहीं, मैं लूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग में नहीं लूंगा, नाइट में लूंगा, ठीक है? हाँ चलेगा सर। है ना? तुम्हारी क्लास अभी हुई नहीं है, पीछे क्लास ऑफ हो गई थी, इसलिए उस क्लास को बैकअप करते, कवर करते हैं हम, ठीक है? डन सर। ओके शिवम, 9 बजे नहीं बेटा, पहले ही लूंगा क्लास में। और पॉसिबली अगर मान लो मैं टाइम से फ्री हो गया तो मैं क्लास लंबी लूंगा आप लोगों की कल, ठीक है? सर हाँ बोलो। सुनिए ना, बोल आपको बोल। बताना था सर, 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक पवन सर नहीं रहेंगे, 1 से लेके 14 जून तक। ओके, ठीक है, तो सर मैं टाइम सेट उस कर टाइम लूंगा। वो 10 हाँ, टाइम एक्सटेंड कर लेंगे अपना। 10 वाला स्लॉट चालू हो तो 8:30 से आप लगातार ले सकते हैं। यस, वी कैन कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है। ठीक है एक्चुअली सर। मेरे भी सेशंस होते हैं बेटा, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, इसलिए मैं भी बीच में एंगेज रहता हूँ काफी। तो मुझे अपना टाइमिंग चेक करके इंप्लीमेंट कर दूंगा, टाइमिंग क्या रखूंगा फिर। ओके, मतलब ये टाइम तो रहेगा ही रहेगा, जो टाइम अभी चल रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा। एक्सटेंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको मैं। चलो आओ, ओके 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 ओके, नहीं नोट करते हैं गाइस। मेरा पहला प्रश्न, क्या आप लोग जानते हो कि एसआर जब पास किया जाएगा, हालांकि मीटिंग्स वाले पार्ट में पढ़ोगे कि सर रेजोल्यूशन पास करने के लिए वोटिंग चाहिए होती है, वो अलग तरीके से होती है। लेकिन यहां पर लॉ ने इस एसआर को पास करने के लिए स्पेशल मोड बता दिया पहले से ही। बोला भैया, अगर इस वाले केस में जहां प्रोस्पेक्टस में चेंज कर रहे हो, यहां नॉर्मली बात बताता हूं, याद करो। नॉर्मली आप सुनते आए हो, सुना भी होगा कि सर मीटिंग जब होती है तो वहां पर फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकते हो, प्रॉक्सी भी लग सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मोड भी चलता है। याद आया? इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन इस स्पेसिफिक पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए, सेक्शन 27 के लिए, यहां पर कहता है एसआर पास करने के लिए मीटिंग के अंदर पोस्टल बैलेट से ही वोटिंग होगी।
दैट इज डब्बा होता है, बॉक्स होता है, बॉक्स, स्लिप पे नाम लिख लिख के, उस तरीके से होगी वोटिंग। यहाँ की वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं होगी, यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा और फिजिकली ही आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोटिंग देनी पड़ेगी मीटिंग के अंदर। ये मैंडेटरी कर दिया इसके लिए। तो डिफरेंट प्रोविजन हो गया एक तरीके से। तो लिखते हैं, नोट करते हैं। फर्स्ट लिखो द कंपनी, नोट करो, द कंपनी shall provide the intimation, that is information, provide the intimation to all the shareholders, by way of, कैसे, by way of notice of general meeting and of special resolution, थ्रू कैसे, पोस्टल बैलेट, फिजिकल जो नाम लिख के होता है, PAOT बैलेट, पोस्टल बैलेट से ही वोटिंग होगी। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं चलता, अलाउड नहीं किया गया। नंबर 2, अब जो एसर की कॉपी होगी क्या उसे आरओसी को नहीं दोगे क्या? देना पड़ेगा। लिखो द कंपनी देंगे यस, द कंपनी बैलेट का स्पेलिंग क्या है? क्या बेटा? बैलेट का स्पेलिंग क्या लिखे हैं? PALLOT Done. पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो लिखो द कंपनी शैल फाइल ए कॉपी ऑफ एसआर बोलो स्पेशल रेजोल्यूशन, लिखो टू दी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को कॉपी भी सबमिट करनी होती है कंपनी को एसआर की साइड से। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, क्या कंपनी को इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे अपडेट करनी होती है नहीं होती? सोचो। हाँ बेटा, फाइलिंग करना सेम सब वर्ड है, सबमिट करने को ही बोलते हैं बेटा। फाइल इसको करनी होती है सबमिट सर। इसी को बोलते हैं। यस, बताना पड़ेगा ना? यस, तो लिखो अपडेट करना पड़ता है। तो कंपनी, बस लास्ट पॉइंट है, प्रोविजन है, फिर खत्म करते हैं। द कंपनी, फिर प्रोविजन भी खत्म हो जाएगा। द कंपनी शैल अपडेट, कंपनी को अपडेट करना पड़ेगा। क्या अपडेट? द डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन, जो पब्लिश किया था उसे अपडेट भी करो। डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ सच वेरिएशन along with the notice of general meeting, GM के नोटिस की रिपोर्ट के साथ में, कहां पे? ऑन दी वेबसाइट ऑफ द कंपनी, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी उसे डिटेल जस्टिफिकेशन और नोटिस की जो रिपोर्ट है वो कॉपी भी सबमिट करनी पड़ती है, अपडेट करनी पड़ती है। एंड दैट्स इट, दिस इज योर सेक्शन नंबर 27 एंड इज ओवर। इट इज ओवर नाउ। समझ में आया बेटा? डन 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 डन, नोट हो गया, डन हो गया, नोट हो गया, डन डन डन। क्लियर है? ओके, क्लियर है। यस सर। ओके, सुनो, संडे है कल, मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, इवनिंग क्लास के लिए, नाइट में जो क्लास होगी उसके लिए मैं इंटीमेट करूंगा। ठीक है? ओके, बाई चांस मुझे अगर कोई अर्जेंट में, कोई संडे मुझे भी मिलता है काम करना अपने पर्सनल कामों के लिए, तो अगर संडे किसी वजह से ऑक्यूपाई रहा, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, समझ लो क्लास नहीं है। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको मैं, क्लास होगी राइट में तो इंटीमेट करूंगा टाइमिंग का आपको। ठीक है? ओके, वरना तुम लोग भी अपनी प्रैक्टिस करो, छुट्टी मारो, एंजॉय करो कल का डे। यस सर। ठीक है? ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। आपने टेलीग्राम पे टेस्ट नहीं भेजा, आपने बोला था। आकांक्षा बेटा, मैं अब भेजूंगा बेटा, मैं लिटरली ऐसी हालत में नहीं था कि मैं टेस्ट वगैरह मैनेज कर सकूं। देखो, ठीक है? संडे बाद, क्या चीज? ये हफ्ते बाद नहीं है, संडे के बाद मिल जाएगा। अगर कल क्लास नहीं हो टेस्ट भेज दूंगा पहले से। ठीक है? डन, बाय बाय, बाय, गुड नाइट, टेक केयर स्टूडेंट्स। टेक केयर बेटा।
थैंक यू बेटा।